नमस्कार। आइए सुनते हैं उस रहस्यमयी लड़की के जीवन की आगे की कहानी। आखिर उसे विष कन्या क्यों कहा गया? मैं इंटर में थी। तभी एक दिन दीदी ने कहा था, बेबी, तेरी जबान बड़ी काली है। जिसे अच्छा कहती है उसी को ले डूबती है। कल तूने मेरी शिफॉन की साड़ी की प्रशंसा की और आज इस्त्री कर उसे आया ने जलाकर भस्म कर दिया। उस दिन छोटी बुआ से तूने कहा, हाय बुआ, तुम तो फ्रांस से और भी गोरी होकर लौटी हो। और फूफा जी ने शायद इम्पाला भी तुम्हारे ही रंग से मिलाकर खरीद डाली है। बस तीसरे ही दिन प्रेशर कुकर के ढकने से जलकर बुआ का चेहरा भी भत्स बन गया। उधर फूफा जी की गाड़ी को एक अंधी ट्रक ने पिस्सू सा मसल दिया। अब भगवान के लिए, हे विष कन्या, तू और किसी को मत डसना। उस दिन से दीदी का वह परिहास सचमुच ही मेरे जीवन का अभिशाप बन गया। मृत्यु की उत्क्रांतिदा शक्ति ही जैसे मेरे हाथ में आ गई थी। ठीक ही कहा था दीदी ने। क्या प्राचीन ग्रंथों में ऐसी विषकन्या का उल्लेख नहीं मिलता, जो आलिंगन या तप्त चुंबन के क्षणिक स्पर्श से ही अपने प्रणयी के प्राण हर लेती थी? फिर तो कभी छिपकर और कभी दीदी की ही उपस्थिति में मैं जानबूझकर अपने इस घातक अस्त्र का प्रयोग करने लगी थी। कभी जस्टिस दे की लहलहाती पाटन प्रसून वाटिका को भस्म कर देती, कभी देगची में रस की चाशनी में उबल रहे मम्मी के रसगुल्लों को। मम्मी, कितने बढ़िया रसगुल्ले बना रही हो आज, मैंने एक दिन कहा। और देखते ही देखते जैसे रस की चाशनी के अतल तल से मेरी विष बुझी दृष्टि ने शत्रु पक्ष के किसी शक्तिशाली टॉर्पिडो की भांति क्षण भर पूर्व के हष्ट पुष्ट किलकते रसगुल्लों की धज्जियां उड़ा दी। कैसी नजर हो गई है आजकल इस कलबुही की? मम्मी ने झुंझलाकर कढ़ाई उतार दी थी। शायद मेरे उस बार अचानक ग्रह त्याग कर चली जाने से मम्मी और दीदी जरूर प्रसन्न हुई होंगी। क्या पता कहीं उनके लुभावने पाहुने को ही न डस लूं। फिर कुछ दिनों तक मैंने इतनी उड़ानें भरी, ऐसे ऐसे थकानप्रद यात्रियों के सहवास का कांवर उठाया कि कंधे थके ही नहीं, टूटते टूटते भी बच गए। जिन 3 यात्रियों का ध्यान रखने का भार मुझे विशेष रूप से सौंपा गया था, उसमें एक था एक लखपति बूढ़ा उद्योगपति, जो अपने वातग्रस्त घुटनों को लुओर्ड के चमत्कारी जल में डुबा रोग मुक्त होने जा रहा था। दूसरी थी असाध्य मिर्गी की रोगिणी, एक खोजा मुस्लिम महिला, जिसे हर 20 मिनट में मिर्गी का दौरा पड़ता कि उसकी काठ बन गई देह को संभालने में मैं स्वयं काठ बन जाती। और तीसरी थी कैंसर की अंतिम अवस्था में घुल रही हड्डियों का ढांचा मात्र रह गई एक परम सुंदरी अभिनेत्री। उन तीनों के अतिरिक्त अन्य यात्रियों में एक भी चेहरा ऐसा नहीं था जिस पर 2 घड़ी अपनी क्लांत आंख टिकाकर उन्हें ठंडा कर लेती। आप सोच रही होंगी कि अपनी जिस उत्क्रांतिदा शक्ति की इतनी बड़ी भूमिका बांध आपको यहाँ खींच लाई हूँ, उसका प्रयोग मैंने क्यों नहीं किया। मिर्गी, कैंसर या बात के उन अभिशप्त रोगियों को तो मैं अपने इस दैवी अमोघ शस्त्र से परलोक पहुंचा सकती थी, पर मेरे अस्त्र का प्रयोग इतना सहज नहीं है। उसका विष प्रभावशाली तभी हो सकता था जब मेरे अंतर से निकला प्रशंसा का स्वाभाविक उच्छ्वास वाह बनकर मेरे होठों पर फिसले। तभी मेरी वाह घातक बन सकती है, अन्यथा नहीं। बात रोकी बूढ़े की नारी लोलुप दृष्टि देखकर मेरी मज्जा दग्ध हुई जा रही थी, और मिर्गी की रोगिणी के मुख से आती दुर्गंध का भभका मुझे बेहोश किए दे रहा था। उनसे मैं कहती भी कैसे? तभी कैंसर की रोगिणी के क्लांत चेहरे पर मेरी आंखें फिसली। गुलाबी दूधिया रंग, चकाचौंध बिजली के प्रकाश में चल रही निर्मम शूटिंग का अभ्यस्त रोग जीर्ण चेहरा दिन के उजाले में भी गहरी नींद की घाटी में ऐसे डूब गया था जैसे सोने वाली घनघोर अंधकारमयी रात्रि की गोद में लुढ़क पड़ी हो।
क्या यह किसी ऐसी कैप्सूल प्रदत्त निद्रा थी जो उसे धीरे धीरे मृत्यु की खंदक में खींच रही थी? बहुत बड़ी आंखों की पलकें कपोलों पर रह रहकर फड़कती और वह न जाने कितनी प्रणयी सह अभिनेता का स्वप्न देखती, मधुर स्मित का जाल बिछा देती। मैंने उस निद्रा मग्न उर्वशी को देखकर अविलंब उसी क्षण डस लिया। फिर एकाएक सब अस्पष्ट हो गया। सुंदर चलचित्र के बीच जैसे ठप ठप करती उल्टी सीधी रील की कलाबाजियों के साथ ही ठप से बिजली चली जाती है, ऐसा ही कुछ हुआ। और जब होश आया तो मैं मुर्दों के टीले पर बैठी थी। गठिया का रोगी झुलसा औंधा पड़ा था। मिर्गी की रोगिणी की निर्जीव देह 10 गज के फासले पर थी और उसका एक हाथ नागफनी के कांटों में ऐसे उलझा टिका था जैसे अभी अभी सहारा लेकर उठ बैठेगी। जिसे मैंने डसा था उसने तो अपनी अभिनय की कला के चलते चलते भी अद्भुत प्रदर्शन कर दिया था। दोनों हाथ छाती पर धरे वह एक निवृत्त कोने में ऐसे लेटी थी जैसे चतुर कैमरामैन कैमरा साधे उसकी उस अपूर्व भंगिमा को बड़े कौशल से बांध रहा हो, जो एक बार प्रदर्शित की जाने पर लक्ष लक्ष दर्शकों की आंखों को बांधकर उसे अमर बना सकती थी। जहां चारों ओर लाशें छितरी थीं, वहां मैं कैसे बच गई? एक खरोंच भी तो नहीं लग पाई थी मुझे। किसी होलिका ने मुझे गोदी में बिठाकर बचा लिया था। जले विमान का झुलसा अस्थिपंजर देखकर सहसा मेरा चित्त भयमुक्त हो गया। निश्चय ही चालक डिसूजा भी इसी के साथ भस्म हो गया होगा। और तभी सहसा मेरी सुप्त चेतना आंखें मलती उठ बैठी थी। स्वयं अपनी ही दी गई चेतावनी से जलती लपटों के बीच मुझे बाहों में भर सर्कस के किसी ट्रेपीज के कलाकार सा छलांग लगाता डिसूजा मुझे याद आ गया। मैं तो समझ रही थी कि मुझे नित्य के प्रणय निवेदन से मुक्ति मिल गई है, पर वह तो न जाने किस झाड़ी में अब तक छिपा किसी पक्षी लोलुप बिल्ले की ही भांति मुझ पर ताक लगाए बैठा था। आपको शायद मुझे देखकर विश्वास नहीं होगा, किंतु मेरे इस दोमुहे व्यक्तित्व का एक मुंह केवल संस्कारी सात्विकी ग्रास ही ग्रहण कर सकता था। इसी से मैं अपने उस कामुक पियक्कड़ अफसर की बत्तीसी के बीच अपने यौवन की रसना को अब तक यत्न से बचाती चली आई थी, किंतु उस अरण्य में उसकी वन्य लकड़बग्घी सी आंखें देखकर मैं कांप गई। चारों ओर छितरी लाशों के बीच न जाने कहाँ से 3-4 गिद्ध आकर बैठ गए तो वह मेरे कानों के पास आकर फुसफुसाया, चलो उस झील के पास चलकर बैठें। इस शमशान के बीच क्या खाक हनीमून मना पाएंगे? मेरा कलेजा डूबने लगा। आज निश्चय ही इस रक्त बीज के रक्त की एक एक बूंद सहस्त्र भयंकर दानवों की सृष्टि करती रहेगी। वह मुझे हाथ पकड़कर खींचने लगा तो मुझे सहसा अपने अमोघ अस्त्र का स्मरण हो आया। काश मैं उसे डस सकती, किंतु मेरा तो रोम रोम उसके स्पर्श से उस क्षण सिहर रहा था। प्रशंसा का प्रश्न ही कहाँ उठता था। मुझे एक पेड़ के मोटे तने के साथ सटाकर वह स्वयं मेरे पैरों के पास आकर बैठ गया। न यह दुर्घटना होती और न मुझे यह मैडोना मिलती। उसके भारी कंठ के अनुपम आकर्षण का मैं भी लोहा मान चुकी थी। इस नौकरी से पूर्व वह आकाशवाणी के केंद्रों का एक अत्यंत लोकप्रिय समाचार प्रस्तुत करता था। उसके कंठ के इसी जादू पर मेरी अन्य सहकर्मचारिणियां मर मिटती थी। यह तो मैं आपसे कहना ही भूल गई कि डिसूजा हमारे चालकों में सबसे अधिक आकर्षक भी था। उसकी माँ इतालवी थी और पिता था एक गोवानी दंत विशेषज्ञ। पुत्र के स्वस्थ दांत ही पिता के पेशे का जीवंत विज्ञापन थे। उस पर सुंदरी माँ के काले घने केश और भूरी आंखें भी उसे विरासत में मिली थी। मेरे सौभाग्य से उस दिन उसकी उत्तेजित शिराओं की तमतमाहट से सुदर्शन चेहरा ताम्रवर्णी होकर चमक रहा था। धुंधली चांदनी में वह माइकल एंजेलो की प्रस्तर मूर्ति सा ही निर्दोष लग रहा था। मैंने अपने धड़कते हृदय में संचित
देवदत्त घातक विष की सिरिंज घप्प से चुभोकर एक एक बूंद खींची और उसे डस लिया। मैं झुकी, उसके घुंघराले वालों पर अपना कांपता हाथ धरकर मैंने कपटी काक के ही छल से कोकिल के कंठ का स्वर बदल लिया। तुम सुंदर लग रहे हो जॉन। मैंने उसे पहली बार उसके क्रिश्चियन नाम से पुकारा था। इसी से उसका पूरा चेहरा चमक उठा। बड़ी प्यास लगी है, सामने की झील से पानी पी आऊं? होगी तो गंदी, पर आज मैं इतना खुश हूं कि नमकीन समुद्र का खारा पानी भी पी सकता हूं। वह हंसता हुआ झुका और मेरे दोनों पैरों को अपने चुंबनों से कपाता उठा और झील की ओर चला गया। वह पानी पीकर लौटा तो अपने चेहरे की चमक जैसे वहीं छोड़ आया था। जी न जाने कैसे मिचला रहा है मिस कॉल। वह घबरा कर अपना प्रणय निवेदन भूल गया और पसीना पोंछने लगा। आई एम अफ्रेड, आई एम गोइंग टू बी सिक, कहते कहते उसने वहीं एक कै की और ढेर हो गया। ऐसी मृत्यु मैंने पहली बार देखी थी। यह उस विषैली झील के गंदले पानी का प्रभाव था या मेरे डंक का। उसके चुंबनों का स्पर्श अभी ठंडा भी नहीं पड़ा था कि वह स्वयं ठंडा पड़ गया। आप शायद विश्वास नहीं करेंगी, किंतु मैं कसम खाकर कहती हूँ, वह मेरा विष था। चतुर्दशी की धौत चंद्रिमा जैसे उस किसा असिलोमा दैत्य से काले भुजंग अरण्य को मल मल कर नहला चुकी थी। न जाने किन किन विचित्र पक्षियों के कलरव के बीच एक लंबी भयावह गिद्धनी उच्च स्वर में रोने लगी। आपने क्या कभी किसी गिद्धनी को विलाप करते सुना है? उफ, ऐसी विकट क्रंदन लहरी शायद किसी पक्षी की नहीं हो सकती। मेरा रोम रोम सिहर उठा। एकाएक उस तृषाक्रांत प्रेत की तृषा की छूत ने मुझे भी अंधी बना दिया। प्यास से तड़पती मैं झील की ओर भागी और यह जानकर भी कि झील का जल विषैला है, मैंने अंजुलि भरकर अपने सूखे होठों से लगा ली। इस अरण्य में मृत्यु तो निश्चित थी ही, तब क्यों तिल तिल कर तड़पा जाए। डिसूजा की भांति एक ही वमन में मेरे भी प्राण क्यों न हर ले। किंतु वन्य झील का वह जल किसी वन कन्या के चित्त की ही भांति निर्मल और स्वच्छ निर्दोष था। पीते ही मुझ में जैसे नई स्फूर्ति का संचार हो गया। जिस जल में विधाता ने युवा डिसूजा के लिए साइनाइड खोल दिया था, उसी में क्या मेरे लिए ब्रोमाइड मिला दिया था? न जाने कब तक मैं उस चट्टान पर बेहोश पड़ी सोती रही। जब आंखें खुली तो दो हेलीकॉप्टर हमारे दुर्घटनाग्रस्त वायुयान पर चील से मंडरा रहे थे। जब मुझे देखा तो सब आश्चर्यचकित रह गए। मैं बच कैसे गई थी? काश उस दिन मैं नहीं बची होती। मेरे मन और शरीर की अवस्था फिर ऐसी विचित्र हो गई कि मुझे लंबी छुट्टी लेकर घर आना पड़ा। जैसे चुपचाप निकल गई थी, वैसे ही एक दिन मैं लौट आई। मम्मी, डैडी, दीदी, किसी को भी मुझे अचानक देखकर कोई आश्चर्य नहीं हुआ। ऐसा तो मैं हमेशा ही किया करती थी, किंतु आश्चर्य मुझे हुआ। यह क्या? सारी कोठी का फर्नीचर बदल गया है। कहीं दो दर्जी बैठे शिफॉन नायलॉन की साड़ियों में फॉल लगा रहे हैं, कहीं गहनों के कैटलॉग फैलाए छोटी मौसी और मम्मी न जाने क्या क्या बात कर रही हैं। और दीदी, अब कैसे बताऊं आपको। पहली बार मुझे लगा कि आज तक आमने सामने खड़ी होने पर हम दोनों बहनें जो एक दूसरे का दर्पण बन उठती थीं, आज मेरे दर्पण का कांच मेरे सम्मुख खड़ी नियति के तप्त श्वास प्रश्वास से धुंधला पड़ गया है और दूसरे दर्पण का कांच धो पोंछ कर किसी ने झकाझक चमका दिया है। मुझे देखते ही लाल पड़ती लजाती नई दुल्हन सी दीदी अपने हाथ में नए कंकन ट्राई करने का अभिनय करने लगी। तभी छोटी मौसी हंसकर बोली, लो बड़ी दिद्दा, आ गई आपकी लिज टेलर। वो मुझे हमेशा इसी नाम से पुकारती थी। मम्मी का चेहरा मुझे देखते ही मलिन पड़ गया। लाख हो, आखिर 9 महीने मुझे गर्भ में धरा था। इसी से जननी के जन्मजात इंट्यूशन ने उन्हें सावधान कर दिया। खबरदार, दामिनी को इससे दूर रखना। अभागी मौका लगते ही उसे भी डस लेगी। क्या बात है आज मौसी,
मैं सब कुछ समझ गई थी, पर फिर भी अनजानपन मम्मी और दीदी को छेड़ने में मुझे जैसे आनंद आ रहा था। मूर्ख! मौसी ने हाथ पकड़कर मुझे छाती से लगा लिया। घर भर में एक वही तो थी जो मुझसे प्यार करती थी। तू घर में रहती ही कहाँ है जो तुझे कुछ पता चलेगा? तेरी दीदी का ब्याह है परसों। चल, अच्छा हुआ तू मरी साली का नेक बटोरने आ तो गई। बहुत दिनों की बुझी हुई ईर्ष्याग्नि फिर दप्प से जल उठी। जेठ की भट्टी की ही भांति इस नवीन ज्वाला की असह्य दहक मुझे दग्ध कर उठी। जिस व्यक्ति ने पहले मुग्ध होकर मुझे देखा था, जिसके निर्दोष बचकाने चेहरे की दूधिया झलक ने पहले मेरे बंधनहीन अविवेकी चित्त को बांधा था, वह क्या दीदी को मिलेगा? सब कुछ दीदी को ही मिलेगा क्या? मम्मी डैडी का दुलार, नानी का लाड़, प्रणयी का प्रेम और पति का साहचर्य। विधाता ने क्या आंखों पर पट्टी बांधकर सब कुछ उसी की आंचल की गांठ में सहेज दिया? विवाह की तैयारियां संपूर्ण हो चुकी थी। डैडी को इधर विदेशी अतिथियों के लिए होटल खोलने के लिए उदार अनुदान के रूप में 18 करोड़ रुपया एक साथ मिला था। मेरी अनुपस्थिति में जैसे ग्रह के वैभव उदधि में समृद्धि का ज्वार भाटा उठाया था। तब क्या मैं इस ग्रह का दुष्ट ग्रह थी? मैं उतनी बड़ी दुर्घटना को जीतकर अपनी मरणोन्मुखी उड़ान से सकुशल बच लौटी थी, किंतु किसी को भी मेरी कुशल क्षेम पूछने का अवकाश ही नहीं था। कभी कभी छोटी मौसी ही हाथ पकड़कर छोटा मोटा काम थमा देती, पर मम्मी तो मुझे कोई कार्यभार सौंपने में भी कतराकर बच निकलती थी। एक बार जी में आया, दूसरे ही दिन फिर काम पर लौट जाऊं, पर लोग क्या कहेंगे? बहन की शादी के ठीक एक दिन पहले मैं क्या लाख चाहने पर भी कभी भाग सकती थी? हृदय की सारी कुड़न हृदय में ही दबाकर मैंने दीदी की बारात देखी, फेरे देखे, और ठीक विदा के पूर्व छोटी मौसी की आनंदी चुटकी ने मुझे गुदगुदा भी दिया। आंखें खोलकर अंगूठा पकड़ना शहजादे। खुशबूदार पान जर्दा गुलगुलाती मौसी ने दीदी के नौशे को छेड़ दिया। विदा के पहले हम तो इसकी जुड़वा को छिपा भी नहीं पाएंगी। तुम्हारी साली बड़ी चुहलबाज है। ऐसा ना हो कि ठीक विदा के वक्त यह कमबख्त बेबी बहन की चूनर बदलकर तुम्हारे साथ चल दे। लड़कियों की सी रेशमी पलकें उठाकर शहजादे ने मुझे देखा तो मैं अपनी हंसी नहीं रोक पाई थी। मुझे देखकर शायद बेचारा बुरी तरह चकरा गया था। सुनहरे सहरे की रुपहली सुनहरी लटकनों के बीच उसका कश्मीरी गौरवर्ण लपटे सी मार रहा था। घबराइए मत जीजा जी। मैं अपनी दोनों सफ़ेद हथेलियां उसके सामने फैलाकर किसी हिप्पी छोकरे सी ही धृष्टता से हंसने लगी थी। घर पहुंचकर किसी भी महत्वपूर्ण योजना के पहले दोनों हथेलियां उलट पुलट कर ठीक से देख लीजिएगा, फिर कोई चूक नहीं होगी। यह देखिए। मैंने झुकी गठरी बनी दीदी की हथेली खींचकर उसके सामने फैला दी थी। मेहंदी लगी गोरी गोरी हथेलियों के उस विनोदपूर्ण प्रदर्शन ने पूरे कोहबर को गुदगुदा दिया था। शहजादे का चेहरा साली के उस उच्च स्तरीय मजाक से अबीरी बन गया था। किंतु उस मेहंदी के रंग का क्या मैंने कोई जीवन भर की गारंटी दी थी? विदा के तीसरे ही दिन एक बार फिर अपने घर से चुपचाप निकल गई, जहां न मेरे आने का मेरा स्वागत था, न विदा का कोई समारोह। इस बार जानबूझकर ही मैं अरब एयरलाइंस में चली गई थी। नीचे मीलों तक फैली मरुभूमि जैसे किसी दर्पण में उभर उठी मेरे ही हृदय का प्रतिबिंब थी। उस अनजाने देश के अनचिन्हे आकाश में स्वेच्छा से उड़ती मैं बड़ी दूर चली गई थी। फिर सहसा किसकी स्मृति, किसका आकर्षण मुझे चुंबक की भांति स्वदेश की ओर खींच लाया था? स्मृतियां भी क्या एकाध बार थीं? धूप की संदली खुशबू से मिला शहनाई के स्वर का जादू, या फिर सुनहले किम ख्वाब की अचकन में घुल मिल गया फूलों का गजरा, या सहरे की फूलदार लड़ियों के बीच उठती गिरती रेशमी पलकों से छूटी किसी मृग शावक की सी भोली चितवन, जो कभी मुझे देखती, कभी दीदी को। उसी चितवन का मूक प्रश्न
मुझे कभी कभी नीलांबर की गहन रिक्तता के बीच झकझोर व्याकुल कर देता। क्यों जी? किसे पसंद किया था मैंने? तुम्हें या तुम्हारी दीदी को? 11,000 फुट की ऊंचाई पर अपने सौंदर्य मणि की तीव्र किरणें छोड़ किसने पहले मेरी आंखों को चौंधिया दिया था, तुमने या उसने? मेरे जी में आता एक बार उसके सम्मुख एकांत में खड़ी होकर पूछ लूं, जिसे अनजाने में हृदय निवेदन किया था, क्या उसी को प्रणय निवेदन भी कर सके थे मूर्ख? किंतु मूर्ख वह था या स्वयं मैं? उस सौभाग्य ग्रास को नियति बड़े लाड़ दुलार से मुझे ही तो खिलाने आई थी। तब रूठे चिड़चिड़े बिगड़ैल बालक की भांति मैंने ही स्वयं मुंह बंद कर लिया था। अब यदि किसी ने हाथ बढ़ाकर वह ग्रास अपने मुंह में धर लिया तो मैं जल भुनकर भी अब क्या कर लूंगी। पर मुझे न जाने किस शैतान ने प्रेरणा दी और मैं फिर स्वदेश लौट आई। एरोड्रम पर पैर धरते ही चित्त में छिपा वही शैतान फिर मुझे मंथरा की सी ही कुटिल मंत्रणा देने लगा। क्यों न सीधे दीदी की ससुराल जाकर उनसे मिल लिया जाए। जीजाजी की पहली नियुक्ति ठाकुर नगर में हुई थी, यह तो मैं जानती थी। देखूं, कृष्णनगर और कलकत्ते के बीच बसे उस ग्राम में हमारे ग्रह की राजकन्या का नाबालिग राजपुत्र कैसे राजदंड संभाल रहा है। मैं पहुंची तो दिन डूब चुका था। डूबती संध्या के औदार्य ने ही शायद जानबूझकर मुझे उस भूल भुलैया के द्वार पर खड़ा कर दिया। इस भाग की कहानी बस यहीं तक। विष कन्या कहलाने वाली कामिनी आखिर जब अपनी बड़ी बहन दामिनी के ससुराल पहुंची तब क्या हुआ, यह जानने के लिए इस कहानी का अगला भाग ज़रूर सुने। अरे सुनिए, एक बात और। मेरी कहानी को यदि आपने पसंद किया तो लाइक करें, कमेंट करें और अधिक से अधिक शेयर करें। नमस्कार।